अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इमरान वसीम सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और एनालिस्ट, और हमें ज्वाइन किया है माजिद निज़ामी ने, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार हैं। हमें कुछ देर में हसनात मलिक भी ज्वाइन करेंगे। इलेक्शन की गहमा गहमी है और आज बाकायदा इसका आगाज़ हो चुका है, टिकटों की तकसीम हो चुकी है और इंतखाबी निशानात जो हैं वो अलॉट हो चुके हैं। और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ का जो बल्ला छीन लिया गया था बकौल उनके, उसकी जगह तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों को मुख्तलिफ़ निशानात भी अलाट हुए हैं, जिन पे मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात भी आ रहे हैं। मगर सबसे पहले और सबसे बड़ी और अहम ख़बर, जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के लिए पत्थर पर लकीर लगाई थी, उस पत्थर पर लकीर की भी अब तस्दीक होती नज़र आ रही है। सीनियर जर्नलिस्ट मंसूर अली ख़ान ने अपने व्लॉग पे ये इंकशाफ किया है कि उनकी मुलाकात एक ताकतवर इदारे की एक ताकतवर शख्सियत से हुई है और उस मुलाकात में कुछ चीज़ें सामने आई हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि अब ये बता दिया गया है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। तो माजिद निज़ामी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? बड़ा बज़ाहिर एक वाज़ेह पैगाम था कि कम से कम अब तो इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाने चाहिए, जबकि बल्ले का भी फ़ैसला हो चुका है और बल्लेबाज का भी फ़ैसला हो चुका है। तो क्या यही वजह थी इलेक्शन के हवाले से खदशात की, जो आज की तारीख में दूर कर दिए गए हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के हवाले से जितनी कन्फ्यूजन थी, डेफिनेटली उसमें अब खासी कमी आ चुकी है और सियासी माहौल के अंदर तहरीक इंसाफ का उनके इंतखाबी उम्मीदवारों का मौजूद ना होना, इसका लाजमी तौर पर मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को फ़ायदा होगा। सो इस सूरत हाल के अंदर उम्मीदवार तो मौजूद हैं, लेकिन लग रहा था कि बल्ले का निशान नहीं है। उम्मीदवार तो हैं तहरीक इंसाफ के। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में अब तहरीक इंसाफ के लिए खासा मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि उन्हें 2 गुना मेहनत करनी होगी। पहले तो ये था कि वोटर सपोर्टर अनपढ़ हों, पढ़े लिखे हों, उन्हें कोई गर्ज नहीं थी कि उम्मीदवार कौन है, लेकिन अब उन्हें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी। अपने अपने हलकों में उम्मीदवारों के नाम और उनके इंतखाबी निशान इस्टेब्लिश करने होंगे, ताकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन तक इंतखाबी निशान पहुँचे और जो लोग पढ़े लिखे हैं उन तक उम्मीदवार का नाम भी पहुँचे। क्योंकि कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे होते हैं और 2 बैलेट पेपर इशू होते हैं। अब मसला ये है कि दोनों बैलेट पेपर्स पर डिफरेंट इंतखाबी निशानात पर मोहर लगानी होगी अगर कोई तहरीक इंसाफ को वोट देने जाता है। सो इस वजह से तहरीक इंसाफ को हर हलके के अंदर ज़्यादा मेहनत करना होगी। डेफिनेटली ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा और उसकी मुश्किलात में एक और इजाफा होगा। जी अच्छा माजिद साहब, ये क्या ज़रूरत क्या पड़ी बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के एक आला अफसर को, एक जर्नलिस्ट को कुछ पैगाम देने की, जिसमें से सबसे अहम तो यही था कि इलेक्शन अब तो हो ही जाएंगे 8 फरवरी को, इसमें कोई शक नहीं। मगर दूसरा पैगाम ये भी था कि अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। तो ऐसे मौके पर ये पैगाम इस तरह इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से देने का क्या मकसद हो सकता है? जी डेफिनेटली वो अपनी राय अवाम तक एक दफ़ा फिर पहुंचाना चाह रहे होंगे, अपने पुराने मौक़िफ़ को ताज़ा करना चाह रहे होंगे। इस तरह की मुलाकातों के अंदर ये खासा नाजुक मामला होता है। उसकी वजह यह है कि मुलाकात करने वाले ने भी इस लिहाज से या इस तरह से बयान करना होता है कि मैसेज कन्वे हो जाए, लेकिन उस तरह से वाज़े नाम इदारों के अफराद के सामने ना आए, और जिन्होंने पैगाम देना होता है वो भी इस अंदाज से ऐसे लोगों को मदऊ करते हैं ताकि उनका पैगाम आवाम तक पहुंच जाए और डिस्कस हो। सो इसलिए इसमें मैं नहीं समझता कि कोई प्रेस रिलीज़ होंगी, कोई तरदीदें होंगी या तस्दीक होगी। ये सारी चीज़ें ज़राए के ज़रिए चलाई जाती हैं और उसी तरह से चलती हैं। सो इस तरह की ख़बरों के अंदर जो मैसेज है वो ज़्यादा अहम होता है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि जिस तरह कोई नाम नहीं लिया गया, सिर्फ इदारे की बात की गई है,
सो डेफिनेटली उसमें हम उसका नतीजा ये अखज़ कर सकते हैं कि वो इदारा इस्टेब्लिशमेंट है। और जो पैगाम है मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने उसको ताज़ा किया है कि अब इमरान खान की सियासी मैदान में कोई गुंजाइश नहीं है। तो इमरान वसीम साहब, ये जो पैगाम है कि अब इमरान खान की कोई गुंजाइश नहीं है, ये अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक दिन बाद ही आ रहा है। पहले बल्लेबाज आउट हुआ और अब बल्ला भी आउट हो गया। तो इस पैगाम से क्या मकसद हासिल हो सकता है? क्या लोगों को ये पैगाम कन्वे करना है कि अब कोई उनका मुस्तकबिल नहीं है, इसलिए वोट देकर पीटीआई को आप वक्त ज़ाया ना करें? क्या ये पैगाम है जो कि देने की कोशिश की जा रही है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लोगों को और वोटरों को? और क्या वोटर जो है उनके इस पैगाम से मुतासर होंगे? देखिए, पहले तो मंसूर अपना क्या नाम है मती भाई, आपको बताएं कि ये ठीक है कि ये जो वीलॉग आया है हमारे एक एंकर भाई का, ये संडे के रोज़ आया है, और फैसला जो है बल्ले के निशान के हवाले से वो सैटरडे के रोज़ आया है। लेकिन जहाँ तक मेरी इतलात है कि ये मुलाकात जो है ये जुमेरात के रोज़ हुई है, यानी संडे को वीलॉग आया है, उससे ये 2 दिन पहले मुलाकात हुई है। क्योंकि जब वो यहाँ पे आए थे तो मेरा भी उनके साथ किसी हवाले से कोई मुलाकात थी, तो मेरी उनके साथ मुलाकात हुई मंसूर भाई के साथ, उन्हीं का ही मतलब ये वीलॉग आया। तो उस मुलाकात में ये डिस्क्लोज़ नहीं हुआ कि वो आज कहीं मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन ये वीलॉग किया तो फिर उससे ये पता चला कि वो कहीं मुलाकात के लिए गए इदारे के साथ। और जो उसमें आप बात कर रहे हैं कि ये पैगाम दिया गया कि इमरान खान सियासत में नज़र नहीं आ रहे, तो ये आप अगर माजी में चले जाएँ ना तो मती भाई ये एक ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन फ़ैसला फिर भी अवाम ने करना होता है। माजी में आपके सामने जब कू हुआ 1999 का, तब भी कहा गया कि नवाज शरीफ का चैप्टर क्लोज़ हो गया, पीपल्स पार्टी का चैप्टर क्लोज़ हो गया। तो क्या हुआ, वो लोग दोबारा वापस आए, और फिर अभी 2018 के बाद भी यही कहा गया था, यही जिनकी हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो चैप्टर क्लोज़ हो गया, यही कहा करते थे कि अब 10 साल मैं ही हूँ, 15 साल मैं ही हूँ। लेकिन वक्त ऐसे बदलता है कि इंसान को खुद पता नहीं चलता। लेकिन अहम बात जो आपने बताई कि बज़ाहिर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो सैटरडे नाइट को आया और संडे को फिर ये व्लॉग आया मंसूर अली खान का, तो ये भी तो हो सकता है कि मंसूर अली खान से ये कहा गया हो कि आपने जो भी व्लॉग करना है वो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कीजिएगा। मेरे ख्याल इससे भी कुछ मतलब निकलता है? नहीं, मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरी जो उनके साथ बात हुई ना, उनकी ऐसी मसरूफियात थी, जब ये संडे को पब्लिक किया गया, वो उन्होंने, अभी आपकी भी बात हुई, वो मेरे ख्याल में लाहौर में नहीं है, वो कराची में है। तो कराची में जाने से पहले वो रिकॉर्ड करके गए हैं, और संडे को जो है वो जारी सी बात है कि स्पेस होती है, इतनी ट्रैफिक जो है वो नहीं होती, इतनी खबरें ज़्यादा नहीं होती, तो एक मतलब एक फरागत का दिन होता है। तो हम भी चूज़ कर लेते हैं कि ये हम व्लॉग जब संडे को करेंगे, गालिबन इस तरह की उनकी सोच होगी। लेकिन कतई नज़र इन तमाम चीज़ों के जो बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की गई, एक और भी बात की गई है जो जिक्र हुआ है कि जो 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ भी किसी किस्म की कंसेशन नहीं होगी, उनके साथ रियायत नहीं की जाएगी। तो ये भी अब देखिए, सुने ये मैं वही आपके सवाल से पहले उसको बयान कर रहा हूँ। देखिए, उनका केस तो है, ये 9 मई का उनको केस तो है, वो इसको प्रोसिक्यूट तो करेंगे, इसको फॉलो भी करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब ये मिलिट्री कोर्ट से निकल के आएगा ऊपर एपेक्स कोर्ट में, आला अदालतों में, फिर वहां पे अदालतों ने डिसाइड करना होगा। लेकिन अगर ये ताकतवर शख्सियत, इसका ताल्लुक अगर फ़ौज से है और वो केस अभी फ़ौजी अदालतों में चल रहा है, अभी फ़ैसला नहीं हुआ, और ये ताकतवर शख्सियत कह रही है कि इनको माफ़ नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब है फ़ैसला तो ऑलरेडी तय है कि क्या दिया जाना है फ़ौजी अदालतों में। मती भाई, जो भी तय हो, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो भी तय हो, हमारे सामने है कि जुडिशियल रिव्यू अल्टीमेटली आके फिर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में होना, सुप्रीम कोर्ट में है। माजिद निज़ामी साहब, आज इमरान खान साहब ने भी, आज साइफर केस का ट्रायल भी था, और उस दौरान उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की है, और उनका ये कहना है, बल्कि उन्होंने कुरान पाक के 5वें पारे की 8वीं आयत का हवाला दिया और कहा कि कुरान में है कि दुश्मनों से भी इतनी नफ़रत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है कुरान का हवाला दे के कह रहे हैं कि दुश्मनों से भी इतना नफ़रत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। तो ख़ुद बतौर वज़ीर आज़म आप उनका रवैया कैसे देखते रहे हैं? क्योंकि एक इल्ज़ाम तो ये भी है ना कि हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में नफ़रतें पैदा करने वाले ख़ुद चेयरमैन PTI भी हैं। तो इस कुरान के हवाला जो आप दिए जा रहे हैं, तो बज़ाहिर लगता है ये जेल में जाके उन्हें कुरान पढ़ने का मौका मिला है।
मैं इस मामले में ये राय रखता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने पाकिस्तान के माशरे के अंदर इन मामलात को खासा बढ़ावा दिया है, माशरे की तकसीम में एक अहम किरदार अदा किया है। और मैं ये भी समझता हूँ कि गवर्नमेंट जब कोई भी हमारा तकनीकी राब्ता नहीं हो पा रहा, मगर मुख्तसरन ये कि इमरान खान ने जो आज बयान दिया है उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो PTI का जो ख़ात्मा किया जा रहा है और नवाज शरीफ के जो केस माफ़ हो रहे हैं वो एक लंदन प्लान के तहत हो रहे हैं। तो माजिद निज़ामी साहब, आप अपनी बात जारी रखें और हमें हसनात मलिक ने भी ज्वाइन किया है, हम इनकी तरफ भी आएंगे। तो जी माजिद निज़ामी साहब, आप बता रहे थे कि इमरान खान साहब का क्या रवैया रहा है माजी में। तो ये इनका मामला डेफिनेटली वही है कि अपोजिशन में इनके नज़रियात और ख़यालात और हैं। जब ये हुकूमत में थे तो बिल्कुल ये रियासती इदारों के बिल्कुल साथ थे और उनके ख़यालात को उनका प्रचार कर रहे थे। उस वक़्त इन्हें ऐसी कोई फ़िक्र नहीं थी, शायद उस वक़्त भी इन्होंने इन चीज़ों पर अमल नहीं किया और डेफिनेटली उसकी कई मिसालें मौजूद हैं। अब चूँकि वो अपोजिशन में हैं तो डेफिनेटली उनके ख़यालात बदल चुके हैं। सो मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों के रहनुमाओं का एक बड़ा अलमिया यही है कि जब उनका स्टांस चेंज हो जाता है मौका मुनासबत देखते हुए, तो उससे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी माशरे को कौम को नुकसान होता है। और अभी भी इमरान खान इसी का नतीजा ही भुगत रहे हैं। अस्सलाम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल रही और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त जिसकी समात जो है चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का बेंच कर रहा था, उनसे कहा गया कि जनाब अब हम आपके सामने ये दरख्वास्त मज़ीद इसकी समात नहीं चाहते और हम दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने थोड़ी सी वजाहत भी देने की कोशिश की अपने फ़ैसलों की। ये बड़ा अजीब लगा मुझे कि एक चीफ जस्टिस एक बेंच दिया जिसने एक दिन पहले एक केस में फ़ैसला दिया, एक दूसरे केस में वो उसकी वजाहतें दे रहा है कि मैंने तो ये किया, इसमें आपका अपना कसूर था, जमहूरियत होती है, इलेक्शन नहीं कराए पार्टी के अंदर। तो क्या आज आपको कैसा लगा ये चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरफ से इस तरह की वजाहतें देना अपने 2 दिन पहले किसी फैसले के हवाले से? देखें, मिसट्रस्ट जो है ये तीसरे चीफ जस्टिस होंगे। पीपल्स पार्टी ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पे मिसट्रस्ट किया, साकिब निसार पे नून लीग ने किया, और जब नवाज शरीफ को पार्टी हेड के तौर पे नायल किया तो उसकी रिव्यू भी नहीं फाइल किया। उन्होंने कहा जी हमें इन पे ट्रस्ट ही नहीं है, क्योंकि अब वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा पे इन्होंने मिसट्रस्ट किया है और साथ इतलात हैं कि अब नज़रसानी की दरख्वास्त, ये वैसे PTI का नज़रसानी भी उन्हीं के सामने कर रहे हैं। ये वैसे PTI का भी कोई समझ नहीं आ रही कि क्या ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है या क्या है। लेकिन मेरे ख्याल में असूली तौर पे PTI की सियासत जो भी है जैसे भी है वो तो सबके सामने है जो उनका तरीक़ाकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो इस फैसला है वो इंतहाई अफसोसनाक फ़ैसला है। उसने प्रेसिडेंट ऐसी सेट की है कि इलेक्शन कमीशन को वेपनाइज कर दिया है कि अब एक सियासी जमात को इंट्रा पार्टी विद इन कोई डिस्प्यूट होता है पार्टी के, उस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन उसको टेक्निकली नॉकआउट कर सकते। एक तरफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा 62(1)(f) की जूरिस्प्रूडेंस ख़त्म कर रहे हैं कि तायाद नैली गलत है इंडिविजुअल जो सियासतदानों को, और जस्टिस काजी फायज़ ईसा और दूसरे जो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल और साकिब निसार में फ़र्क था, वो उन्होंने जो उनकी जो जूरिस्प्रूडेंस थी वो सियासतदानों और सियासी जमातों के लिए टफ थी। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में पार्लियामेंट को अहमियत दी, 62(1)(f) की जो जूरिस्प्रूडेंस थी वो रोल बैक की। लेकिन जब यहाँ मामला आया तो आपने एक सियासी जमात को टेक्निकल हाइपर टेक्निकल बुनियादों पर ना जजमेंट साइड की बेनज़ीर भुट्टो जजमेंट जो 1988 की जो 9 जजों ने दी, और ना आर्टिकल 17 की इंटरप्रिटेशन डिफरेंशिएट करना था वो भी नहीं किया। आप नहीं गए जी, लाहौर हाई कोर्ट नहीं गया। इस तरह तो भुट्टो के जो वकील थे उन्होंने भी बड़ी गलतियां की। क्या फिर हम उन पर इल्जाम लगाएं जो भुट्टो का मर्डर जुडिशियल मर्डर? ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम इस पे इमरान वसीम जो कोर्ट रिपोर्टर हैं हमारे, इनसे भी इनकी राय भी लेते हैं।